मतलब रणमल तक का जो इतिहास है वो मैंने पढ़ लिया पहली क्लास में, और दूसरी क्लास में आज हम बात करांगा जोधा से लेकर आगे के नेक्स्ट जो राठौड़ों का इतिहास है। तो आइए शुरू करते हैं राव जोधा। हालांकि मैं थान थोड़ा वापस भी लेके जाऊंगा राव जोधा। यदि आप बात करा राव जोधा के, सारों ने पहला तो जोधा का टाइम पीरियड आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। सबका नहीं याद रखना है, कुछ कुछ है उनका तो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो राव जोधा को जो टाइम पीरियड है वो था, ध्यान है 1438 के अंदर रणमल की मृत्यु से लेकर 89, काफी लंबा टाइम रहा इनका। तो लंबे टाइम के अंदर देखो राव जोधा के काम करें और किया मेवाड़ और मारवाड़ की जी संधि में भी आप देखेंगे। तो थाने जी याद हो कि ये मेवाड़ है और ये मेवाड़ का जो राजा है, इस मेवाड़ का राजा है कुंभा, महाराणा कुंभ है। और इधर ये मंडोर, क्योंकि बीन टाइम तक तो गद्दी के मंडोर ही राजधानी। तो थाने जी याद है कि रणमल की मृत्यु के बाद में ये जो जोधा है बीकानेर के काउनी गांव में पहुंच जाते हैं और इधर कुंभा का अधिकार हो जाता है पूरे मारवाड़ पर। लगभग लगातार जोधा प्रयास करता है, लगातार प्रयास के बाद इनको सफलता नहीं मिलती। तो बताते हैं कि एक दिन हंसाबाई, क्योंकि थाने ही बात को भी ध्यान है, कुंभा को पिताजी को नाम मोक्कल और मोक्कल के पिताजी को नाम लाखा और लाखा की पत्नी को नाम हंसाबाई, ठीक है। अब थाने ये बात को ध्यान है कि कुंभा का तो हंसाबाई लगे कि दादी और जोधा का लगे बुआ, क्योंकि रणमल की सिस्टर तो बुआ लगे। तो हंसाबाई भी प्रयास करने लग रही है। तो एक दिन बतावे कि हंसाबाई के प्रयासों से कुंभा और जोधा के बीच में एक संधि हो जाती है 1453 में। तो मैं लिख रहा हूं इधर कुंभा और इधर क्या जोधा। तो आ दोनों के बीच में 1453 ईस्वी के अंदर के वे एक संधि वे, बा संधि बहुत इंपॉर्टेंट है और भी संधि का नाम है आवल बावल की संधि। कौन सी? आवल बावल की संधि। आवल बावल की संधि ही के, तो देखो आवल बावल की संधि आई कि जहां जहां आवल मतलब आंवले के पेड़ और आम के पेड़ है, वहां मतलब किसका राज्य होगा? मेवाड़, मतलब कुंभा को राज्य होगा। और जठे बावल मतलब बावल या बबूल का पेड़ आप कह इसका एक तरीका हूं, जहां बबूल के पेड़ है वहां होगा मारवाड़ मतलब जोधा। इस तरीके की संधि करवा दी और दोनों की जो सीमा है, बीच में जी सीमा इबा निर्धारित कर दी सोजत था, ध्यान है पाली। तो आवड़ बावड़ की संधि करा दी 1453 में। और इस तरीके से 1500 जो है 1453 में ई तरीकों मंडोर ने वापस प्राप्त कर ले जोधा, ठीक बात, आवल बावल संधि के तहत। दूसरी बात कह कि जोधा और कुंभा के बीच में संधि भी, जोधा ने इस संधि को मजबूत करने के लिए जोधा की एक पुत्री जिसका वो नाम है श्रृंगार देवी। क्या नाम है? श्रृंगार देवी। और कुंभा का यहाँ पुत्र है एक रायमल, पढ़ेंगे सारा पढ़ेंगे। तो इस संधि के तहत उन्होंने वैवाहिक संबंध भी स्थापित कर लिया संधि को मजबूत करने के लिए। रायमल, कुंभा के पुत्र रायमल के साथ जोधा ने अपने पुत्री श्रृंगार देवी की शादी कर दी, ठीक। जके की जानकारी अपने चित्तौड़गढ़ के अंदर एक गोसुंडा गांव है, उस गोसुंडा में गोसुंडा की बावड़ी में एक गोसुंडा की बावड़ी बनवाई थी श्रृंगार देवी ने और वहां एक शिलालेख लगवाया था। तो गोसुंडा की बावड़ी के लेख से ये सारी बातें हमें पता चलती है, ठीक बात। ये आवल बावल की संधि हो गई और मंडोर मिल गया। हालांकि जब हम लोक देवता पढ़ते हैं तब भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, देखो जोधपुर में एक जगह है बेंगटी, ये भी थोड़ा आप देख लो। जोधपुर में एक जगह है बेंगटी और ये जोधपुर में है। इस बेंगटी में रहते थे, हम पढ़ेंगे लोक देवता में मारवाड़ के 5 पीरों में शामिल है हड़बूजी। कौन रहते थे? हड़बूजी सांखला। तो कहते हैं कि हड़बूजी सांखला के आश्रम में जोधा गए एक बार, ये किंवदंती भी प्रचलित है। तो बतावे कि हड़बूजी ने जोधा को क्या दे दिया? एक तो मंडोर जीत का क्या दे दिया? आशीर्वाद दे दिया, मंडोर जीत का आशीर्वाद दे दिया। एक उन्होंने अपनी कटार और फेंटा भेंट किया, ऐसा माना जाता है। और जोधा मंडोर जीत गया
तो जोधा ने वापस हड़बू जी के पास आया और कृतज्ञता प्रकट करते हुए उन्होंने उनको क्या दे दी, इनको एक बेंगटी की क्या दे दी, जागीर। तो याद रखिए कहते हैं उन्होंने आपस में एक्सचेंज कर लिया, बस यही तो बात है। हड़बू जी ने क्या किया, जोधा को मंडोर विजय का आशीर्वाद दे दिया, मूंग के दाने फेंटा और कटार भेंट कर दी, उन्होंने मंडोर जीत लिया, वापस आया, कृतज्ञता प्रकट की और बेंगटी की जागीर दे दी। क्योंकि हड़बू जी शकुन शास्त्र के ज्ञाता है, लोग देता हम पढ़ेंगे तो उनको पहले से पता चल गया। ठीक बात, तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है। अब बात होगी 1453 की। 1453 के बाद आप याद रखिए 1459 साल बहुत इंपॉर्टेंट है। राव जोधा, सोचो कि मंडोर है, मंडोर ज्यादा कोई सामरिक दृष्टि से सुरक्षित जगह नहीं है, छोटी छोटी पहाड़ी है, तो मंडोर को असुरक्षित समझकर जोधा ने अपनी राजधानी कोई सुरक्षित जगह पर ले जाने की सोची। तो उनको आसपास में दो पहाड़ियां दिखाई दी, एक पहाड़ी, और सुबह सुबह उठ के ही उन्होंने पूरी टीम को ले गया, दोनों पहाड़ियों का सर्वे करवाया। एक पहाड़ी का नाम है मंसूरिया पहाड़ी, एक पहाड़ी का नाम है चिड़िया टूंक या पंचेटिया की पहाड़ी। तो उनको लगा कि ये चिड़िया टूंक और पंचेटिया की पहाड़ी ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, 1459 में चिड़िया टूंक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ किला बनाया, जोधपुर का किला बनाया, और नींव है करणी माता से रखवाई और जोधपुर शहर बसवाया। कब, 1459 में। और मंसूरिया पहाड़ी पर बाद में कालांतर में हम जब लोक देवता पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, जो मंसूरिया पहाड़ी पर रामदेव जी का मंदिर है। ठीक बात। तो 1459 में उन्होंने मेहरानगढ़ जो दुर्ग है वो बनाया और नींव रखी करणी माता ने। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो मेहरानगढ़ दुर्ग बना से तो उन्होंने दो देवियों के यहां मंदिर बनवाए। कितनी देवियों के, दो। एक तो खुद की कुल देवी नागणे जी माता, तो एक तो नागणे जी माता का मंदिर बनाया और दूसरा प्रतिहरों की कुल देवी चामुंडा माता। तो नागणे जी माता और चामुंडा माता दोनों का मंदिर बनाया। फिर आप लोगों को और याद रखना है, इसी मेहरानगढ़ में तालाब बनवाता है जोधा। तालाब कौन सा, पद्म सागर तालाब। ये हम दुर्ग पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे मामला क्या था। हालांकि एक जगह ऐसा वर्णन मिला है कि जोधा, क्योंकि जोधा के साथ रणमल था जब चित्तौड़गढ़ दुर्ग में इनकी हत्या की गई थी, मतलब जहर दे के उनको मार दिया गया था। तो बताया कि जोधा एक बार जोधपुर में बहुत बड़ी सेना लेके जावे, चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर हमला करता है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग जीत लेता है, जहां रणमल को जहर दिया गया था वहां जाता है, मिट्टी मस्तक पर लगाता है और चित्तौड़गढ़ दुर्ग के गेट तक जला देता है। और आते टाइम कहते हैं वहां पद्मचंद नाम को एक व्यापारी हो, वो धनी था, और बिंग पीसा लूट गए और बिंग पीसाऊ अठ जोधपुर के अंदर के बनायो तालाब। तो पद्म सिंह नाम पर, पद्मचंद के नाम पर यूं नाम रख दियो पद्म सागर तालाब। इतनी बात आप लोगों को जोधा के बारे में याद रखनी है। हालांकि जोधा की और बहुत सी बातें हैं, तो मंडोर से जोधपुर तो लेके आ गया, जोधा की और कुछ बातें हैं वो हम देखेंगे। तो नेक्स्ट देखो, जोधा की जो नेक्स्ट बात है वो आप देखिए, तो राव जोधा। ठीक, देखो राव जोधा है, इनके कई पुत्र हैं। इनकी हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से जो है इनका उत्तराधिकार के लिए दिक्कत हो गई थी। तो याद रखिए जोधा किसके प्रभाव में रहता था, इनकी एक रानी थी, हाड़ी रानी, जिसका नाम था जसमादे। जोधा जसमादे के प्रभाव में रहता था। अब समझते हैं कि जोधा के बाद कौन गद्दी पर बैठा, क्या कहानियां प्रचलित है, इतिहासकार क्या कहते हैं। तो आइए देखते हैं। जोधा का सबसे बड़ा पुत्र बताते हैं, वो तो बताते हैं निम्बा। ठीक, ज्यादातर जो लोग इस मत पर सहमत है कि दूसरा जो पुत्र था उसका नाम क्या है, बिक्का। उसके बाद ये जसमादे का पुत्र है, उसका नाम है सातल। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा सुजा। ठीक, तो इतने पुत्रों का जिक्र मिलता है जोधा का। तो सुनिए, जोधा का सबसे बड़ा पुत्र निम्बा, दूसरा बिक्का, तीसरा सातल और सुजा। अब हुआ क्या, जोधा किसके प्रभाव में है, हाड़ी रानी जसमादे के प्रभाव में, और जसमादे चार ये कौन गद्दी पर बैठे, सातल गद्दी पर बैठे। तो इन सबका ही देख लेते हैं। निम्बा के बारे में आपको पता है, निम्बा ने सोजत का दुर्ग बनवाया था। सारी बातें मैं बता रहा हूं। सोजत को दुर्ग बनाया निम्बा, कद बनाया 1460 ईस्वी में बनाया। पहाड़ी की शेर है नानी सीरड़ी पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है, नानी सीरड़ी पहाड़ी पर सोजत का दुर्ग जो पाली में है, निम्बा ने बनाया 1460 में। हालांकि कहते हैं कि निम्बा की क्या होगी, अकाल मृत्यु हो गई, इस वजह से निम्बा तो गद्दी पर बैठना कोई मतलब ही कोई नहीं। अब जोधा जसमादे के प्रभाव में है,
वो सोच रहा है वो कि मैं सातल को क्या बना दूं, उत्तराधिकारी, और वाकई ऐसा ही हुआ कि सातल को क्या घोषित कर दिया उन्होंने, अपना उत्तराधिकारी, सिंपल बात। और बीका को उत्तराधिकार से वंचित कर दिया। बीका से वचन मांगा गया कि राजगद्दी नहीं मिलेगी, सातल के पक्ष में आप त्याग दो। बीका ने त्याग दी, लेकिन बीका ने वचन मांगे जोधा से कि मैं राजगद्दी तो जोधपुर की त्याग दूंगा, लेकिन मुझे हमारे जो राजचिन्ह है, कुलदेवी की मूर्ति आदि आदि चीजें वो मुझे चाहिए। तो ये जोधा उनको वचन दे दिए कि आप राजचिन्ह वगैरह ले जाइए और ये राज्य है वो सातल के लिए छोड़ दीजिए। तो कहते हैं कि जोधा चला गया, सॉरी बीका चला गया, और बीका ने एक नया राठौड़ वंश की नींव डाल दी और एक नया साम्राज्य स्थापित कर दिया बीकानेर। बीका की डिटेल में बात तो करेंगे, बीकानेर जब पढ़ेंगे बीकानेर का राठौड़ वंश। यहाँ केवल इतना सा आप याद रख लीजिए। तो आगे जो नेक्स्ट शासक होता है वो कौन होता है, सातल देव। अब अपन सातल देव का थोड़ा सा देख लेते हैं, हुआ क्या सातल देव के टाइम। तो नेक्स्ट आप याद रखिए सातल। देखो जोधपुर में कौन गद्दी पर बैठा है, सातल। तो मैं बता दूं ये जोधपुर में कौन बैठा है, जोधपुर में बैठा है सातल, सातल देव है पूरा नाम। और ये क्या है, अजमेर। अजमेर में मुस्लिम सत्ता थी, ठीक। और यहां का गवर्नर था हाकिम मल्लू खां। कौन था, हाकिम मल्लू खां। यहां का गवर्नर कौन था, हाकिम मल्लू खां। हाकिम मल्लू खां ने अपने सेनापति गुड़ले खां को भेजा, है ना। तो बताते हैं कि ये मेड़ता है, ये नागौर के अंदर मेड़ता। तो कहते हैं कि सातल और गुड़ले खां का जो संघर्ष हुआ था वो मेड़ता को लेकर हुआ था। सातल जीत गया, गुड़ले खां हार गया। गुड़ले खां जब वापस जा रहा था, गुड़ले खां, तो जोधपुर में एक सिटी है पीपाड़ सिटी, जिसका नाम हम पढ़ेंगे लोक देवताओं में संत पीपा, झालावाड़ के थे, राजपाट त्याग कर रामानंद के शिष्य बन गए। वो पीपा ने तपस्या की थी यहाँ, इसलिए इसका नाम पड़ गया पीपाड़ सिटी। जोधपुर में पातेर टिप्पणी बनती है जैन साधुओं के लिए, वो कमंडल टाइप होता है, पढ़ेंगे सारा डिटेल में। तो याद रखिए जब वापस जा रहा था गुड़ले खां, तब पीपाड़ सिटी के पास कुछ लड़कियां थी, कन्याएं थी, जो गणगौर का पूजन करने के लिए इधर उधर जा रही थी। तो इनकी नजर जब इन कन्या पर पड़ी, तो गुड़ले खां ने बताते हैं कि 140 लड़कियों का क्या कर लिया, अपहरण कर लिया। जब इस बात की सूचना मिलती है सातल देव को, सातल देव तुरंत सेना लेकर पहुंच जाता है। तो सातल देव और इधर गुड़ले खां के बीच में युद्ध होता है, और बताते हैं कि इस युद्ध में गुड़ले खां का जो सिर है वो बाणों से क्या कर दिया, छिद्रित कर दिया सातल देव ने, और वो लड़कियों को मुक्त कराया और सिर उन किनको दे दिया, उन कन्याओं को दे दिया। कहते हैं गुड़ले खां का छिद्रित सिर लेकर कन्या झूम उठी, और उसी दिन से कहते हैं मारवाड़ में कौन सा नृत्य स्टार्ट हो गया, घुड़ला नृत्य। तो ये घुड़ला नृत्य की आप बात याद रखना। हालांकि बताते हैं इस युद्ध में सातल भी क्या हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं। तो कुछ दिनों बाद सातल की भी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो इस तरीके से सातल का इतिहास छोटा सा, एक पॉइंट याद रखना, सातल मतलब गुड़ले खां, और ये स्टोरी तो आपको याद रह जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट कौन गद्दे पर बैठा, बीका। अब देखो क्या हुआ, वापस आइए थोड़ा सा बैक। बीका ने जो राज्य है वो सातल के पक्ष में छोड़कर और बीकानेर उत्तर दिशा में चला गया था, जोधपुर से उत्तर दिशा में, और यहाँ बीकानेर साम्राज्य स्थापित करने में बिजी हो गया। तो वह चला गया, लेकिन वो राजचिन्ह वगैरह यहीं छोड़ गया कि मैं वापस आऊंगा तब ले जाऊंगा। तो कहते हैं कि बीका तो बीकानेर बसाने में और वहां साम्राज्य स्थापित करने में बिजी हो गया। कुछ समय बाद जब बीका बीकानेर सेट करके बसा बसू के फिर वापस जब जोधपुर आया, तब तक ये जा चुके थे। जोधा भी चला गया था, सातल चला गया था, और गद्दी पर कौन बैठा था, सुजा। तो कहते हैं जब सुजा जोधपुर राजा है, बीका आवे बोले राजचिन्ह वगैरह बेचेगा, चीजा में छोड़ गए वापस दे। सुजा ने क्या कर दिया, मना कर दिया कि कोई राजचिन्ह वगैरह नहीं है। तो बताते हैं कि यहाँ बीका और सुजा में क्या हुआ, संघर्ष हुआ। बीका और सुजा में संघर्ष हुआ, आपने याद रख लियो, बीका ने सुजा को सुझा दिया, मार मार के सुझा दिया सुजा को, ऐसे याद रखो, ठीक। मतलब तो फिर क्या, हाड़ी रानी क्या करती है, हाड़ी रानी इनकी क्या बीच बीच में आकर क्या कर देती है, सुलह करवा देती है, और राजचिन्ह वगैरह, जो राजचिन्ह वगैरह है ना, वो दिलवा देती है किसको, राजचिन्ह वगैरह बीका को दिलवा दिया। तो इस तरीके से
सुजा के टाइम एक ही बात याद रखेंगे, सुजा ने सुझा दियो भिक्का, बस राजे जिन आदि के लिए हाड़ी रानी जसमा देनी, क्योंकि बने तो सातला ने बनायो ना, तो वही क्या करेगी, सुलह करवाएगी। इस तरीके से सुजा के टाइम एक ही बात याद रखनी है। तो सुजा के बाद में अब आपने नई स्टोरी स्टार्ट होगी। सुजा के बाद हम देखेंगे जो है गंगा, और उसके बाद हम पढ़ेंगे मालदेव। तो आइए शुरू करते हैं। अब फिर देखेंगे एक नया जो स्टोरी है। तो नेक्स्ट आप बात करा ला इंग बाद में नेक्स्ट राजा है भी, राजा को नाम है राव गंगा। कौन है? गंगा। गंगा बहुत सिंपल है, कैसे देखो, वो अपने राजस्थान और ये मेवाड़, याद रखिए ये मेवाड़, और मेवाड़ को राणा सांगा। बिन टाइम के अंदर ये आपका जोधपुर, और जोधपुर में कौन है? जोधपुर में गंगा, ठीक। और गंगा को पुत्र कौन है? मालदेव। यहां से स्टोरी आप याद रखिए। बिन टाइम में ये काबुल अफगानिस्तान से कौन आया था? नया नया यहाँ आया था बाबर। मैं ब्रीफ में बता दूंगा। बाबर ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया कब? 1526 में। कौन से युद्ध में? पानीपत का फर्स्ट युद्ध लड़ा 21 अप्रैल को। थोड़ा सा मैं कनेक्ट कर ही बता रहा हूँ, जहां जितनी जरूरत है उतना ही बता रहा हूँ, क्योंकि डिटेल में तो इंडियन हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो क्या हुआ, दिल्ली पर अधिकार करने के बाद ये आ गया नीचे आगरा, और दिल्ली पर अधिकार इब्राहिम लोदी को मारकर करता है। कौन? बाबर। तो बाबर सोचो रहे कि आपा इब्राहिम लोदी ने मार गए, दिल्ली पर शासन करे, इब्राहिम लोदी तो सांगो 2 बार हारेड़ है, मतलब आपा जके ने मारे वो तो ठग एक राजा 2 बार हारेड़ है, मतलब अभी तक हम भारत में हमारा कोई स्थायी साम्राज्य स्थापित नहीं हुआ। इसलिए बाबर, अब सांगा के बीच में युद्ध होगा, जो इतिहास प्रसिद्ध युद्ध है, पढ़ेंगे। वो कौन सा युद्ध होता है? खानवा का युद्ध। जब इनको पढ़ेंगे, सांगा को मेवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो आपको पता ही है खानवा का युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था 1527, तारीख भी आपको याद होगी 17 मार्च। तो बताया कि खानवा के युद्ध में सांगा को सहयोग करने खातर राजपूताने के सारे शासक आते हैं, तभी गंगा मालदेव को सांगा की हेल्प के लिए खानवा के मैदान में भेजता है। 4000 सैनिक दे गए, ठीक। तो गंगा एक काम तो करेगी, गंगा सांगा को सहयोग करे, कौन से युद्ध में? खानवा के युद्ध में। 1 नंबर बात। 2 नंबर बात अपन याद रखनी है, ये गंगा क्या करता है? गंगा 3 चीजें बनाता है मेवाड़ में। एक तो बनाता है गांगे लाव तालाब, नाम ही पता जी, गांगे लाव के बना हुआ तालाब। एक बना हुआ है गंग श्याम मंदिर, कृष्ण जी का मंदिर है, गंग श्याम मंदिर। तो गांगे लाव तालाब, गंग श्याम मंदिर, और एक बना हुआ है गंग बावड़ी। 3 ही बात याद रखनी है, जोधपुर में बना हुआ है। तो क्योंकि गंगा नाम है तो गंगे से स्टार्ट हो जाएगा, गांगे लाव, गंग श्याम, गंगा बावड़ी, है ना, गंगा बावड़ी, ठीक है। तो इतनी बात याद रखनी है। मूल बात जो खानवा का युद्ध है, उसमें अपने पुत्र को 4000 सैनिक देकर भेजा। अब अपन याद रखना है कि बतावे कि वो जो गंगा हो ना, वो अफीम खाओ। तो एक दिन के बाद वो अफीम खा गए, और मेहरानगढ़ किले में ठंडी हवा लेने लग रहे हो, ठीक है। अफीम खा गए और ठंडी हवा लेने लग रहे हो, बारिश का मौसम हो, तो क्या मालदेव आवे और अपने पिता के पैर छूने के बहाने वो पैरों को पकड़ता है और मेहरानगढ़ से ऊपर से गिरा देता है। किनको? गंगा को। तो गंगा की ऐसे मृत्यु हो जाती है। तो बताते हैं कि गंगा को दुर्ग से गिराया किसने? इन्हीं के पुत्र किसने? मालदेव ने। और गिराने के बाद में बठे कौन रुक्यो? बठू भाग्यो। और ये कहाँ आया? यहाँ गया। और ये जगह कौन सी है? ये जगह है सोजत। और सोजत कहाँ है? पाली में, ठीक। तो सोजत में आ गया मालदेव। अठाप को के काम करा हुआ है? राज्याभिषेक करा हुआ है। क्या करा हुआ है? राज्याभिषेक। तो एक बात तो तय हो गई, वो मालदेव है वो जोधपुर के राठौड़ों का पितृहंता शासक हो जाएगा। तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा है गंगा तक पढ़ा है, कल हम मालदेव से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मालदेव से स्टार्ट करेंगे। मैं 1 मिनट में रिवीजन करवा देता हूं। देखिए हमने क्या पढ़ा था? राठौड़ वंश पढ़ा था, 3 भागों में बांटा था। पहला पार्ट था पृष्ठभूमि, जिसमें हमने देखा कि ये जयचंद गढ़वाल का पुत्र हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र का पुत्र सेतराम, और सेतराम का पुत्र कौन है? रावसिया। आया कोलूमंड में, पहले सेंटर बनाया, फिर पाली की रक्षा की, लाखा झंवर का युद्ध किया धोला चितारा नामक जगह पर, और फिर पाली के ब्राह्मणों ने भूमि वगैरह दी, तो यहीं से उन्होंने साम्राज्य स्थापित कर दिया। पत्नी का नाम
पार्वती सोलंकी। फिर मुस्लिम हमलावरों से गोरक्षा के लिए युद्ध किया जिसमें इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी छतरी कहाँ बनी हुई है? बिठूगांव पाली। ठीक, ये पृष्ठभूमि थी। इनकी कुलदेवी का नाम क्या है? नागणी जी माता। फिर हम आगे बढ़ेंगे शाखा शाखा, मूल शाखा मंडोर से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मंडोर से पहले तो ये पाली और बाड़मेर वाले बेल्ट में घूम रहे थे। तो मंडोर, चुंडा, उसके बाद जोधा, जोधपुर हो जाता है। जोधा के बाद सातल बना, लेकिन जोधा के एक पुत्र बीका, जिन्होंने 1485 में बीकानेर बीकाजी की टेकरी बना दी। और एक फिर इसी क्रम में उदय सिंह होता है, मोटा राजा उदय सिंह इसे बोलते हैं। उदय सिंह का लड़का किशन सिंह, जिन्होंने क्या किया? किशनगढ़ बसा दिया। 1609 की बात है। तो 3 रियासत हो गई, कौन सी? जोधपुर हो गई, बीकानेर हो गई और किशनगढ़ हो गई। तीसरा जो पॉइंट था हमारा था जोधपुर का इतिहास, हम जोधपुर का इतिहास पढ़ेंगे। अब आइए जो मेन शासक है, इसमें 2-2 3-3 बातें याद रखिए आप। जैसे सिया है, सिया आदि पुरुष है, मूल पुरुष है, संस्थापक राठौड़ों का, सिंपल। पाली में साम्राज्य था और बिठूगांव में क्षत्रिय। ठीक, दूसरी बात करें, धूड़, धूड़ सिंह क्या लाया था? कर्नाटक से लकड़ी की मूर्ति, नागणी जी माता की, और नगाना गांव में चक्रेश्वरी बोलते हैं। तीसरा फिर हम बात करते हैं बिरमदेव, बिरमदेव मलिनाथ का भाई है, और बिरमदेव का पुत्र कौन हुआ? चुंडा, जिसने इंदा प्रतिहारों से, इंदा प्रतिहारों की हेल्प की और मालवा के सूबेदार से मंडोर को मुक्त कराया। तो मंडोर मिल गया देश में, और 84 गांव हस्तक्षेप नहीं, तो वो बाद में इनके सामंत बन गए। तो सामंत प्रथा की शुरुआत हो जाती है, और उन्होंने कान्हा को उत्तराधिकारी बनाया और रणमल को निष्कासित किया। तो सिंपल। उसके बाद कौन बैठा? कान्हा। कान्हा भाटियों और शांकलों से युद्ध करते टाइम मृत्यु हो जाती है। और यहाँ रणमल कहाँ चला था? मेवाड़ में हंसाबाई प्लस लाखा बराबर क्या हुआ? मोकल, मोकल का संरक्षक बना। इधर उन्होंने मेवाड़ में भी प्रभाव है और मारवाड़ में इनका मेवाड़ में हस्तक्षेप बढ़ गया। तो कुमा ने भारमली के माध्यम से रणमल को जहर दिलवा दिया गया। तो इस तरीके से रणमल का अंत हो जाता है। इधर कौन? जोधा, जोधा और इधर क्या है? कुंभा। तो मेवाड़ में कुंभा और मारवाड़ में जोधा। तो जोधा और कुंभा के बीच आपको याद होगा 1453 में अवल बावल की संधि, हंसाबाई की मध्यस्थता से मंडोर मिल गया। एक ये किंवदंती प्रचलित है कि हड़बुजी के आशीर्वाद से उन्होंने मंडोर जीता। फिर बेंगटी की जागीर जोधा इनको देख रहा है। उसके बाद उन्होंने 1467 में मेहरानगढ़ दुर्ग बनाया, करणी माता ने नींव रखी, जोधपुर शहर बसाया, और 2 मंदिर कुलदेवी इनकी खुद की बाण माता पड़तियारों की जो है चामुंडा माता, और यहाँ एक पद्म सागर तालाब बनवाया। ठीक, फिर जोधा की थोड़ी आगे बात करते हैं। जोधा का पुत्र निम्बा, जिनकी अकाल मृत्यु हो गई, सिंपल। उसके बाद बीका को वंचित कर दिया। जसमादे के प्रभाव में सातल को क्या बनाया? उत्तराधिकारी। बीका बीकानेर बसाने चला गया और राजचिन्ह वगैरह वो वचन मांग के चला गया। फिर सातल बना। सातल के टाइम गुड़लेखा वाली बात है, याद रखो, है ना, गुड़ला जो डांस है वो याद रहिएगा। फिर सूजा, सूजा को सुझा दिया बीका ने, मतलब राजचिन्ह वगैरह आदि के लिए युद्ध हुआ, संघर्ष हुआ। इसमें हाड़ी रानी जसमादे ने क्या किया? मध्यस्थता की, बीका को दिलवा दिया। तो सूजा, सूजा के बाद गंगा। गंगा तो बहुत सिंपल है, इधर गंगा वहां सांगा, गंगा सांगा राइम स्कीम बन गई। तो खानावाई युद्ध में अपने पुत्र मालदेव को सेना देकर भेजता है। और इधर क्या है? गंगा नाम से गंग श्याम मंदिर, गंगा बावड़ी और गांगेलाव तालाब। फिर वो अफीम खा के मेहरानगढ़ पे बैठा था ऊपर और जरोखों में, और मालदेव ने गिरा दिया, और वहां से दौड़कर सोजत में आया। सोजत में अपना राज्याभिषेक करवाया मालदेव ने। तो मालदेव हो गया राठौड़ों का पितरंता शासक। तो ये हमने जो पढ़ा है गंगा तक का इतिहास। नेक्स्ट क्लास में हम मालदेव से स्टार्ट करेंगे। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, सबका आपको टाइम पीरियड याद रखने की जरूरत नहीं है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।